ड्रामा की स्टार्टिंग में चेंग नुआन अपने जन्मदिन की दर्दनाक रात के बारे में बताती है। उसका प्रेमी यूशिया उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में धकेल लेता है, जबकि दूसरी तरफ वो लिन शियाओ की बहुत बारीकी से देखभाल करता है। सीन 2। चेंग नुआन के जन्मदिन पर खाने की सारी चीजें मेज पर लग चुकी होती हैं। उसने सोचा था कि आज का दिन सिर्फ उसके और यूशिया के लिए होगा, क्योंकि यूशिया ने खुद उससे कहा था कि दोनों अकेले उसका जन्मदिन मनाएंगे। मगर यूशिया अचानक उसे बताता है कि लिन शियाओ अभी-अभी विदेश से वापस लौटी है, इसलिए उसने उसे भी चेंग नुआन का जन्मदिन मनाने के लिए बुला लिया है। यूशिया बड़े आराम से कहता है कि आज उसका जन्मदिन है और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा लगेगा। वो ये भी बताता है कि लिन शियाओ उसके लिए एक तोहफा लेकर आई है, मगर चेंग नुआन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो यूशिया को याद दिलाती है कि उसने आज सिर्फ दोनों के साथ रहने की बात कही थी। यूशिया उसकी नाराजगी को समझने के बजाय कहता है कि लिन शियाओ कोई अजनबी नहीं है। वो विमान से उतरते ही बिना कहीं रुके सीधे उसका जन्मदिन मनाने आई है। चेंग नुआन दुखी होकर कहती है कि लिन शियाओ देश लौटते ही सबसे पहले यूशिया से संपर्क करती है, मगर यूशिया इसे भी उसकी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत बता देता है। खाना खाते समय चेंग नुआन एक खास पकवान लेने लगती है, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया जाता है। बताया जाता है कि वो खाना लिन शियाओ के लिए रखा गया है, क्योंकि उसे मछली पसंद है, लेकिन वो मछली के कांटों से डरती है। लिन शियाओ के आते ही उससे प्यार से कहा जाता है कि ये खाना खास उसी के लिए बचा कर रखा गया था, वरना उसके हिस्से में सिर्फ कांटे आते। चेंग नुआन चुपचाप ये सब देखती रहती है। अपने ही जन्मदिन पर उसकी पसंद और उसकी मौजूदगी से ज्यादा लिन शियाओ का ध्यान रखा जा रहा होता है। आखिरकार वो दुखी होकर यू शिया का नाम लेती है, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। उसी पल चेंग नुआन मन ही मन फैसला कर लेती है कि कुछ लोग जब किसी की जिंदगी से चले जाते हैं तो उन्हें जाते समय अलविदा कहने की भी जरूरत नहीं होती। सीन 3। रेस्तरां से निकलने के बाद चेंग नुआन एक गाड़ी में बैठ जाती है। चालक उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। चेंग नुआन पहले कहती है कि उसे ज्यादा दूर नहीं जाना, बस थोड़ी देर इधर-उधर घूमना है। वो तुरंत घर भी नहीं लौटना चाहती, क्योंकि उसका मन बहुत भारी होता है। इसी दौरान यू शिया उसे फोन करके पूछता है कि उसे बाथरूम में इतना समय क्यों लगा और वो कहाँ चली गई। वो बताता है कि लिन शियाओ ने तो खाना भी शुरू कर दिया है। चेंग नुआन धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहती है कि 20 मिनट हो गए। यूशिया उसकी बात नहीं समझता और पूछता है कि उसने क्या कहा। चेंग नुआन जवाब देती है कि कुछ नहीं। यूशिया को आखिरकार उसके पेट की तकलीफ याद आती है। वो पूछता है कि क्या अभी भी उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो कहता है कि उसने किसी से पेट की दवा मंगवाई है और अगले दिन वो दवा उसके घर पहुंचा देगा। मगर चेंग नुआन साफ कह देती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगले दिन उस घर में नहीं होगी। यूशिया उसकी बात की गहराई नहीं समझता, वो बस उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह देता है। चालक दोबारा पूछता है कि क्या उसे अभी और घूमना है। इस बार चेंग नुआन मना करके उसे अपने घर ले चलने के लिए कहती है। यूशिया अब उल्टा उसी पर नाराज होने लगता है। वो कहता है कि चेंग नुआन फिर से गुस्सा हो गई और बिना कुछ बोले चली गई। उसके हिसाब से ये बहुत बदतमीजी वाली बात है। लिन शियाओ विमान से उतरकर बिना कुछ खाए सीधे उसका जन्मदिन मनाने आई थी, और चेंग नुआन के इस तरह चले जाने से उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। चेंग नुआन को तकलीफ इस बात की है कि यूशिया को उसकी तबीयत और उसके दुख से ज्यादा लिन शियाओ की शर्मिंदगी की चिंता है। बातचीत में ये बात भी सामने आती है कि लिन शियाओ को रविवार की सगाई के बाद वापस आना था, लेकिन वो शुक्रवार को ही लौट आई। कोई उनसे अकेले समय बिताने की बात करता है और शिकायत करता है कि यूशिया की दोस्त को इतनी सी बात भी समझ नहीं आती। मगर यूशिया चेंग नुआन की परेशानी को जलन का नाम दे देता है। वो कहता है कि वो एक लड़की से भी जल रही है। इसके बाद खाने और मिर्च की बात शुरू होती है। यूशिया जानता है कि लिन शियाओ को तीखा खाना पसंद है, इसी वजह से मेज पर बहुत सारे तीखे पकवान मंगवाए गए थे। बातचीत से ऐसा लगता है जैसे यूशिया, लिन शियाओ और चेंग नुआन फिर से 3 लोगों के उसी पुराने रिश्ते में फंस गए हों, जिसमें यूशिया और लिन शियाओ हमेशा एक दूसरे के ज्यादा करीब रहते हैं। चेंग नुआन साफ कहती है कि वो कभी भी तीसरी इंसान बनकर नहीं रहना चाहती थी। कोई ये सवाल भी उठाता है कि तीखे खाने से भरी पूरी मेज किसने मंगवाई, जबकि सभी जानते हैं कि चेंग नुआन तीखा खाना नहीं खा सकती।
मगर उसकी बीमारी को गंभीरता से लेने के बजाय उसे नाजुक और नखरे करने वाली कहा जाता है। चैंग नुआन दुखी होकर पूछती है कि क्या उसकी बीमारी को भी अब नखरा कहा जाएगा। इसके बाद यूशिया किसी दूसरे इंसान की चिंता करते हुए कहता है कि वो अब से खुद ध्यान रखेगा और उसे तीखा खाना बिल्कुल नहीं खाने देगा। अपने लिए इतनी चिंता सुनने की उम्मीद कर रही चैंग नुआन को फिर समझ आ जाता है कि ये चिंता भी उसके लिए नहीं है। कुछ देर बाद यूशिया उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई। वो मानता है कि उससे लापरवाही हुई और वो भूल गया कि चैंग नुआन तीखा खाना नहीं खा सकती। मगर चैंग नुआन उसकी बात सुधारते हुए कहती है कि वो भूला नहीं था, बल्कि उसने इस बात को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। हाँ, तभी चालक बताता है कि वे लगभग उसके घर पहुंच चुके हैं। चैंग नुआन उसे धन्यवाद देती है और फोन पर यूशिया से बहस जारी रखने के बजाय चुप हो जाती है। सीन 4। घर के पास पहुंचते ही चैंग नुआन को परिवार की तरफ से एक संदेश मिलता है। संदेश में बताया जाता है कि अगर वो वापस आ रही है तो उसका जन्मदिन का केक दूसरी मंजिल पर रखा हुआ है। आखिर में उसे जन्मदिन की शुभकामना भी दी जाती है। सीन 5। कुछ समय बाद यूशिया फिर चैंग नुआन को फोन करता है। फोन उठते ही वो पूछता है कि वो घर क्यों नहीं गई और आखिर कहाँ चली गई। मगर उसके सवाल में चिंता से ज्यादा शिकायत होती है। वो फिर वही बात दोहराता है कि लिन शियाओ खास तौर पर वापस आई थी, लेकिन चैंग नुआन वहां से भाग गई और अब सबके सामने स्थिति अजीब हो गई है। चैंग नुआन उससे कहती है कि वो कम से कम उससे ठीक तरीके से बात करे और हर बार यही व्यवहार ना दोहराए। मगर यूसिया उसकी बात सुनने के बजाय कहता है कि लिन सियाओ वहाँ बहुत बुरा चेहरा बनाकर बैठी हुई है। चैंग नुआन उसका नाम लेकर पूछती है कि क्या उसकी बातें पूरी हो गई है। तभी लिन सियाओ भी दुखी होने का दिखावा करते हुए पूछती है कि क्या उसे देश वापस नहीं आना चाहिए था। वो रोने लगती है तो यूसिया तुरंत उसे चुप कराता है। वो लिन सियाओ से कहता है कि वो उससे बात करेगा। इसके बाद यूसिया चैंग नुआन को ही समझाता है कि वो बात को इतना अजीब ना बनाए। अपने जन्मदिन पर अकेली छोड़ दी गई चैंग नुआन को यूसिया सांत्वना देने के बजाय लिन सियाओ की परेशानी ठीक करने के लिए कह रहा होता है। सीन 6। चैंग नुआन आखिरकार अपने माता पिता के घर लौट आती है। उसे अचानक अकेले आया देखकर उसकी माँ पूछती है कि वो वापस क्यों आ गई और यूसिया कहाँ है। चैंग नुआन अपने साथ हुई सारी बातें बताने के बजाय सिर्फ इतना कहती है कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। उसकी माँ भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करती। वो प्यार से उसे जल्दी सोने के लिए कहती है। जाते जाते उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसका पेट पहले ही खराब है, इसलिए उसे बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। चैंग नुआन अपनी माँ की बात मानकर चुपचाप हाँ कह देती है। सीन 7। रात में चैंग नुआन को यूशिया की पुरानी बातें याद आती हैं। कभी यूशिया ने उससे वादा किया था कि भविष्य में वो उसका हर जन्मदिन उसके साथ मनाएगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा था कि चैंग नुआन के जो जन्मदिन पहले छूट चुके हैं वो उन सभी की कमी पूरी करेगा। चैंग नुआन ने उस समय मजाक में पूछा था कि इतने सारे जन्मदिनों की कमी पूरी करने में तो कई साल लग जाएंगे। यूशिया ने बड़ी आसानी से कहा था कि उसके पास बहुत सारे साल हैं। तब चैंग नुआन को लगा था कि वे दोनों सच में लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। मगर अब वही पुरानी बातें दूसरी सच्चाई के सामने फीकी पड़ चुकी थी। खाने से जुड़ी एक और बातचीत उसके सामने आती है। बताया जाता है कि चैंग नुआन के लिए खाना पैक करके फ्रिज में रख दिया गया है, जिसे अगले दिन गर्म करके खाया जा सकता है। उसके लिए खास तौर पर बिना मिर्च वाली खट्टी मीठी मछली भी मंगवाई गई थी। लेकिन उसी खाने को देखकर कोई दूसरा कहता है कि उसे तो यही सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद कोई उसे ज्यादा चिकना बताकर खाने से मना कर देता है और उससे कहा जाता है कि वो कुछ और। सीन 8। अगली सुबह चैंग नुआन को यूशिया का संदेश मिलता है। वो उसे फोन वापस करने के लिए कहता है और साथ ही एक नया काम भी दे देता है। लिन शियाओ की माँ उसी रात शहर पहुंचने वाली होती है, इसलिए यूशिया चाहता है कि चैंग नुआन स्टेशन जाकर उन्हें ले आए। यूशिया बताता है कि उसे एक बड़े ग्राहक से मिलना है और वो अपने साथ लिन शियाओ को ले जाएगा ताकि उसे काम का अनुभव मिल सके। इसलिए लिन शियाओ की माँ को लाने की जिम्मेदारी चैंग नुआन संभाल ले। वो चैंग नुआन को ये भी याद दिलाता है कि पिछली बार लिन शियाओ की माँ ने कहा था कि उन्हें चैंग नुआन पसंद है। चैंग नुआन के मन में तुरंत ये बात आती है कि यूशिया को ये अच्छी तरह याद है कि लिन शियाओ की माँ उसे पसंद करती हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं रहा कि पिछली रात चैंग नुआन के पेट में दर्द था।
उसे परेशान देखकर उसकी माँ पूछती है कि उसका चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है। चेंग नुआन बस इतना कहती है कि पिछली रात उसकी नींद ठीक से नहीं हुई। तभी होटल की तरफ से चेंग नुआन को उसकी सगाई के भोज की जानकारी भेजी जाती है। कर्मचारी बताता है कि यूशिया ने अगले दिन की सगाई का खाना तय कर दिया है। चेंग नुआन से कहा जाता है कि वो भेजी गई सूची को एक बार फिर ध्यान से जांच ले। अगर किसी चीज में बदलाव चाहिए तो उसी दिन शाम 5 बजे से पहले होटल से संपर्क करना होगा। सूची देखते ही चेंग नुआन और उसकी माँ हैरान रह जाती हैं। सभी पकवान लाल रंग के और बहुत तीखे होते हैं। उसकी माँ पूछती है कि अभी तो उसके पेट में दर्द था, फिर सगाई में इतना तीखा खाना कैसे रखा जा सकता है। चेंग नुआन कहती है कि ये सारी चीजें यूशिया ने चुनी है। मगर जब उसकी माँ पूछती है कि क्या सच में उसी ने सब चुना है, तो सवाल उठता है कि अगर यूशिया ने नहीं चुना तो फिर किसने चुना। चेंग नुआन दुखी होकर अपनी माँ से कहती है कि ये सगाई का भोज अब उसका रहा ही नहीं। यहाँ तक कि सगाई की सामूहिक तस्वीर और बाकी सारी यादें भी ऐसे बनाई जा रही हैं मानो इस रिश्ते में हमेशा 3 लोग रहे हों। उसकी माँ गुस्से में यूशिया को फोन करना चाहती है, मगर चेंग नुआन उसे रोक देती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसने कुछ कहा नहीं था, उसने अपनी बात रखी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसे सगाई की तैयारी के समय हुई बातचीत याद आती है। जब खाने के तीखेपन के बारे में पूछा गया था, लिन शियाओ ने कहा था कि वो इसे खा सकती है। सजावट की बात आने पर लिन शियाओ ने लाल गुलाबों को ज्यादा जोशीला बताया। यूशिया ने बिना चेंग नुआन की पसंद पूछे लिन शियाओ को ही फैसला करने दिया। जब होटल के कर्मचारी ने चेंग नुआन की राय मांगी थी, तब उसने कुछ हल्के पकवान रखने की बात कही थी, मगर यूशिया ने कहा था कि हाल ही में उसका पेट खराब रहा है, इसलिए उसे हर चीज ज्यादा तीखी लग रही है। भोज में ज्यादातर मेहमानों की पसंद देखनी होगी और उसे इतने नखरे नहीं कर चाहिए। इसके बाद यूशिया ने पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी लिन शियाओ को दे दी, क्योंकि उसके हिसाब से लिन शियाओ इस तरह के काम को ज्यादा अच्छी तरह समझती थी। होटल का कर्मचारी दोबारा चेंग नुआन से पूछता है कि क्या उसने पूरी सूची पढ़ ली है। कर्मचारी फिर याद दिलाता है कि शाम 5 बजे से पहले बदलाव किए जा सकते हैं। चेंग नुआन से पूछा जाता है कि वो आखिर क्या बदलना चाहती है। अब चेंग नुआन बहुत शांत होकर कहती है कि सब कुछ उन्हीं दोनों की पसंद के अनुसार बदल दिया जाए। जब पूछा जाता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, तो वो आखिरी बदलाव करने को कहती है। यूशिया की आवाज जैसे फिर उसके कानों में आती है, जो उससे पूछ रहा था कि वो क्या बदलना चाहती है। चेंग नुआन मन ही मन तय कर चुकी होती है कि जब सगाई का ये पूरा भोज पहले से ही यूशिया और लिन शियाओ की पसंद के अनुसार बनाया गया है, तो अब ये पूरी तरह उन्हीं दोनों का हो जाना चाहिए। होटल का कर्मचारी उसकी मांग स्वीकार कर लेता है और कहता है कि उसी रात अंतिम पुष्टि पूरी कर दी जाएगी। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो अपने फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चित है। चेंग नुआन कहती है कि उसने अच्छी तरह सोच लिया है, बाकी काम के लिए यूशिया को बुलाने की बात होती है। लेकिन चेंग नुआन साफ कह देती है कि अब उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। सीन 9। घर से निकलते समय बाहर काफी ठंड होती है। उसकी माँ उसे ठंड के बारे में सावधान करती है। चेंग नुआन घर से निकलते समय चेंग नुआन को बाहर की ठंड के बारे में सावधान किया जाता है। वो अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे अपनी माँ से ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है और उसे घर वापस चले जाना चाहिए। मगर चेंग नुआन वापस जाने से मना कर देती है। वो बताती है कि सभी जरूरी चीजें पहले ही ले चुकी है। बारिश में वापस जाने की बात से भी वो मना कर देती है और आखिर में शांत होकर कहती है कि बस इतना ही। बारिश और ठंड के बीच भी चेंग नुआन अपना फैसला नहीं बदलती। वो साफ कहती है कि अब बस बहुत हो चुका। जिस रिश्ते में उसकी कोई जगह नहीं थी, उसे पकड़कर रखने की उसकी कोशिश यही खत्म हो जाती है। सीन 10। अगले दिन यूशिया और लिन शियाओ सगाई के होटल पहुंचते हैं। यूशिया पिछली रात चेंग नुआन के जन्मदिन पर हुई बात के लिए माफी की चर्चा करता है, लेकिन उसका ध्यान जल्दी ही इस बात पर जाता है कि चेंग नुआन अभी तक होटल नहीं पहुंची। वो विश्वास के साथ कहता है कि चेंग नुआन देर नहीं करेगी। लिन शियाओ पूछती है कि क्या वो अभी तक गुस्सा है। आज सगाई का दिन है, इसलिए लिन शियाओ कहती है कि पिछली रात उसका इरादा चेंग नुआन को गलतफहमी में डालने का नहीं था। यूशिया पहले चेंग नुआन को ढूंढने के लिए कहता है। तभी होटल का कर्मचारी उसका स्वागत करता है। यूशिया सीधे पूछता है कि चेंग नुआन कहाँ है। कर्मचारी हैरान होकर पूछता है कि क्या मिस चेंग अभी तक नहीं आई।
होटल वाले बताते हैं कि एक दिन पहले चेंग नुआन ने खुद पूरी प्रक्रिया बदलने का आदेश दिया था। उसने कहा था कि सारी तैयारी यू शिया और लिन शियाओ को की पसंद के अनुसार की जाए। यूशिया पूछता है कि चेंग नुआन ने उनसे आखिर क्या कहा। कर्मचारी बताता है कि उसने उन्हें उन्हीं दोनों की पसंद के आधार पर सब कुछ दोबारा तैयार करने को कहा था। तभी मुख्य मेज पर रखे नाम देखकर सभी चौंक जाते हैं। वहाँ दूल्हे के रूप में यूशिया और दुल्हन के रूप में लिन शियाओ का नाम लिखा होता है। होटल का कर्मचारी भी लिन शियाओ को यूशिया की मंगेतर समझकर बात करता है। यूशिया गुस्से में पूछता है कि वो किसे उसकी मंगेतर कह रहा है। कर्मचारी बताता है कि ये बदलाव खुद चेंग नुआन ने करवाया था। उसने होटल से कहा था कि पहले उनसे दुल्हन की पहचान करने में गलती हो गई थी। उसने निर्देश दिया कि यू शिया और लिन शियाओ द्वारा तय की गई प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया जाए। यू शिया विश्वास नहीं कर पाता कि चेंग नुआन ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि आज उनकी सगाई होने वाली थी। होटल वाला बताता है कि मुख्य मेज के सभी नाम वाले कार्ड भी पिछली रात बदल दिए गए थे। यूशिया कार्ड दिखाने के लिए कहता है। आसपास मौजूद लोग पूछने लगते हैं कि दुल्हन के स्थान पर लिन शियाओ का नाम क्यों लिखा है, जबकि असली दुल्हन चेंग नुआन है। कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि सगाई वाले दिन ही दुल्हन बदल दी गई। लिन शियाओ यूशिया के सामने सफाई देती है कि उसे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता, मगर यूशिया उसे चुप रहने के लिए कह देता है। इसके बाद वो चेंग नुआन को फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। मेहमानों में चर्चा होने लगती है कि चेंग नुआन नहीं आई और उसके परिवार का कोई सदस्य भी वहां नहीं पहुंचा। लिन शियाओ यूशिया से कहती है कि वे मैनेजर को बोलकर नाम वापस बदलवा सकते हैं। अगर अभी नाम बदल दिया गया तो शायद लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे। वो यूशिया से पूछती है कि क्या वो इस सब के लिए उसे दोष दे रहा है। तभी होटल वाला आकर बताता है कि लगभग सभी मेहमान आ चुके हैं और पूछता है कि क्या भोज शुरू कर दिया जाए। यूशिया तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि जब चेंग नुआन और उसका परिवार अभी तक नहीं आया तो भोज कैसे शुरू किया जा सकता है। आसपास के लोग शक करने लगते हैं कि शायद चेंग नुआन अब उससे शादी नहीं करना चाहती। लिन शियाओ इस बात को असंभव बताती है। वो कहती है कि चेंग नुआन तो यूशिया से शादी करने के लिए बहुत बेचैन रहती, उसके हिसाब से वो बस गुस्से में है और जानबूझकर देर कर रही है। सीन 11। होटल का मैनेजर दोबारा पूछता है कि खाना कब परोसा जाए। इसी दौरान वो यूशिया को एक और समस्या के बारे में बताता है। आखिरी बार जिस खाने की सूची की पुष्टि हुई थी वो पूरी तरह तीखे पकवानों से भरी हुई थी। यूशिया पूछता है कि तीखे भोज से उसका क्या मतलब है। कर्मचारी बताता है कि कुल 12 पकवान हैं और सभी के सभी तीखे हैं। तभी लिन शियाओ स्वीकार करती है कि ये खाना उसने चुना था। यूशिया हैरान होकर पूछता है कि उसने सभी पकवान तीखे क्यों रखे। लिन शियाओ जवाब देती है कि उसे लगा यूशिया को तीखा खाना पसंद है। वो ये भी कहती है कि चेंग नुआन हर बात पर बस कुछ भी कह देती थी। यूशिया उसे याद दिलाता है कि चेंग नुआन के पेट में हाल ही में दर्द हुआ था, मगर लिन शियाओ अपनी सफाई में कहती है कि यह सगाई का भोज था, इसलिए सब कुछ सिर्फ चेंग नुआन की पसंद के अनुसार नहीं रखा जा सकता था। चेंग नुआन ने खुद उसे अपनी मर्जी से फैसला करने दिया था। होटल का कर्मचारी असली बात बताता है। चेंग नुआन ने पहले कुछ बिना मिर्च वाले पकवान चुने थे। उनमें भाप में पकी मछली और सब्जियों व मशरूम का सूप भी शामिल था, लेकिन बाद में उन सभी चीजों को बदल दिया गया। लिन शियाओ कहती है कि वह पकवान बहुत फीके लग रहे थे। वो बस चाहती थी कि सगाई का भोज देखने में अच्छा लगे। इसके बाद वही पुरानी बातचीत फिर सामने आती है, जिसमें चेंग नुआन ने कुछ हल्का खाना रखने को कहा था, मगर यूशिया ने उसकी खराब तबीयत का हवाला देकर कहा था कि उसे हर चीज जरूरत से ज्यादा तीखी लगती है। यूशिया ने तब ये भी कहा था कि भोज में ज्यादातर लोगों की पसंद का ध्यान रखा जाना चाहिए और चेंग नुआन को इतनी परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। आखिर में उसने लिन शियाओ को पूरी प्रक्रिया तय करने दी थी। अब कोई सुझाव देता है कि तुरंत कुछ बिना मिर्च वाले पकवान शामिल कर दिए जाएं और बाद में चेंग नुआन से माफी मांग ली जाए, मगर चेंग नुआन का फोन अभी भी बंद होता है। यूशिया पहली बार पूरे भोज को ध्यान से देखकर पूछता है कि अगर चेंग नुआन सच में यहाँ आ जाती तो आखिर वो खाती क्या। सीन 12। इसी बीच लिन शियाओ की माँ वहाँ पहुँच जाती है। यूशिया को देखते ही वो उसे अपना दामाद कहकर बुलाती हैं। वो खुशी से बताती हैं कि उन्होंने सुना है कि आज दुल्हन का नाम शियाओ है।
उन्हें लगता है कि यू शिया आखिरकार लिन शियाओ को एक अधिकार और पहचान देने के लिए तैयार हो गया है। लिन शियाओ और यू शिया तुरंत कहते हैं कि उन्हें गलतफहमी हुई है, मगर लिन शियाओ की माँ पूछती है कि इसमें गलतफहमी कैसी हो सकती है। उनके अनुसार लिन शियाओ इतने लंबे समय से यू शिया के साथ रही है, फिर भी उसे कोई नाम या रिश्ता नहीं मिला। लिन शियाओ अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ पूछती है कि उन्हें सच बोलने से क्यों रोका जा रहा है। वो सीधे यू शिया से पूछती है कि क्या वो उनकी शियाओ शियाओ से सगाई नहीं करने वाला। यू शिया साफ कह देता है कि उसकी मंगेतर चेंग नुआन है। आज जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक गलत फहमी है। वो लिन शियाओ की माँ से बैठने के लिए कहता है, मगर आसपास के लोग अब खुलकर बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि असली दुल्हन यहाँ है ही नहीं, लेकिन दूसरी लड़की के परिवार ने दूल्हे को अपना दामाद कहना भी। उसके मुताबिक चेंग नुआन पेट की बीमारी से लगभग ठीक हो चुकी थी और उसने तैयारी के समय कोई जोरदार विरोध भी नहीं किया था। लिन शियाओ कहती है कि चेंग नुआन हमेशा कुछ भी कह देती है, वो तो बस यू शिया की ज्यादा मदद करना चाहती थी। मगर यू शिया को अब वही बातचीत याद आती है जिसमें चेंग नुआन ने साफ तौर पर हल्के खाने की मांग की थी। वो मानता है कि ऐसा नहीं था कि चेंग नुआन की कोई राय नहीं थी। उसने अपनी बात कही थी, लेकिन यू शिया ने ही उसकी बात को महत्व नहीं दिया। लिन शियाओ कहती है कि उसने चेंग नुआन को बोलने से नहीं रोका था। उसे बस लगा कि खराब स्वास्थ्य की वजह से चेंग नुआन का फैसला सही नहीं होगा। इस पर यू शिया कहता है कि यह चेंग नुआन की सगाई थी। वो लिन शियाओ को साफ चेतावनी देता है कि भविष्य में वो उनके निजी मामलों में कोई दखल नहीं देगी। यू शिया फिर चेंग नुआन को फोन करता है, लेकिन उसका फोन अब भी बंद है। दूसरी तरफ मेहमानों में खबर फैलने लगती है कि दुल्हन अभी तक नहीं आई और शायद सगाई रद्द होने वाली है। लिन शियाओ कहती है कि चेंग नुआन सिर्फ यू शिया को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही होगी। वो इससे पहले सगाई का बहुत समय से इंतजार कर रही थी, इसलिए वो इस रिश्ते का मजाक नहीं बनाएगी। यू शिया दोबारा फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लिन शियाओ कहती है कि वो खुद चेंग नुआन को फोन कर सकती है। यू शिया मना कर देता है। लिन शियाओ कहती है कि शायद चेंग नुआन सिर्फ यू शिया का फोन नहीं उठाना चाहती और उसका फोन उठा ले। यू शिया उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि चेंग नुआन उसका फोन उठाएगी। इसके बाद लिन शियाओ फिर अपने ऊपर दोष आने से परेशान होने। वह कहती है कि जन्मदिन वाली बात पर गलती उसकी थी और सगाई के भोज की चीजें भी उसने ठीक से नहीं देखी। तो क्या अब यूशिया हर बात के लिए सिर्फ उसे ही जिम्मेदार मान रहा है? यू शिया कहता है कि उसके पास इस समय बहस करने का समय नहीं है। मेहमान आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि दुल्हन और उसका परिवार दोनों गायब हैं। लिन शियाओ कहती है कि यू शिया सबके सामने उसका व्यवहार देख रहा है और उसे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यू शिया उसे साफ जवाब देता है कि आज यहाँ सबसे ज्यादा शर्मिंदगी सहने वाली इंसान लिन शियाओ नहीं है। इसके बाद वो सभी मेहमानों के सामने खुद बात करने का फैसला करता है। यू शिया घोषणा करता है कि आज का सगाई का भोज फिलहाल रद्द किया जा रहा है। मेहमान तुरंत बातें शुरू कर देते हैं। कोई इसे अलग होने का खाना कहता है, तो कोई कहता है कि आखिरकार लिन शियाओ को भी नहीं चुना गया। यू शिया सबके सामने स्वीकार करता है कि चेंग नुआन का यहाँ न आना उसकी अपनी गलती है। उसने पहले से तैयारियों की पुष्टि नहीं की और न ही चेंग नुआन की हालत व जरूरतों का ध्यान रखा। लोग आपस में कहते हैं कि चेंग नुआन का पेट खराब था, फिर भी पूरी मेज तीखे खाने से भर दी गई। ऊपर से चॉकलेट का फव्वारा रखा गया, जबकि उसे चॉकलेट से एलर्जी है। लिन शियाओ बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब लोग सच्चाई समझ चुके होते हैं। यू शिया घोषणा करता है कि खाने पीने और कार्यक्रम का पूरा खर्च पहले की तरह दिया जाएगा। वो सभी मेहमानों से माफी मांगता है और उन्हें खाना खाने के लिए कहता है। मेहमानों में कोई कहता है कि चेंग नुआन का न आना उसके आने से भी ज्यादा असरदार रहा। अगर वो यहाँ आकर रोती या हंगामा करती तो लोग उसे ही बचकाना कहते, मगर उसने बिना आए सबके सामने यू शिया और लिन शियाओ की असली सच्चाई रख दी। यू शिया वहाँ से जाने लगता है तो लिन शियाओ पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। यू शिया कहता है कि वो चेंग नुआन को ढूंढने जा रहा है। यू शिया के जाने के बाद लिन शियाओ कहती है कि उसने चेंग नुआन के लिए जगह खाली कर दी। फिर भी यू शिया चेंग नुआन को ढूंढने चला गया। आसपास से कहा जाता है कि कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर वो सही व्यक्ति नहीं है तो उसकी जगह नहीं ले सकता।
लिन शाओ की माँ उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो समझ रही थी कि यू शिया लिन शाओ को सगाई का प्रस्ताव देने वाला था। लिन शाओ टूटे हुए मन से कहती है कि ऐसा कभी नहीं था। यू शिया ने उससे सगाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा। सीन 14। यू शिया के जाने के बाद होटल वाले कार्यक्रम का सामान हटाने लगते हैं। किसी कर्मचारी को खास तौर पर लाल गुलाबों को ना छूने के लिए कहा जाता है। आसपास मौजूद लोग अब चेंग नुआन के फैसले की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि उसने बिना रोए और बिना कोई हंगामा किए पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने अपने लिए लड़ने के बजाय सिर्फ वो दिखा दिया जो यू शिया और लिन शाओ ने मिलकर उसकी सगाई के साथ किया था। लिन शाओ परेशान होकर अपनी माँ से कहती है कि वो लोगों की बातें ना सुने और इस बारे में बोलना बंद करे। उधर चेंग नुआन का फोन अभी भी बंद आता है। होटल का कर्मचारी यू शिया को संदेश भेजकर बताता है कि बाकी खर्च और मेहमानों का हिसाब सामान्य तरीके से पूरा कर दिया जाएगा। मुख्य मेज से बदले हुए नाम वाले कार्ड भी हटा दिए गए हैं। सीए ने 15 चेंग नुआन को ढूंढते हुए यू शिया लगातार उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद मिलता है। रास्ते में वो मन ही मन सोचता है कि उससे मिलते ही पहले उसे जन्मदिन वाली बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने का सोचने के बाद भी यू शिया मानता है कि आज होटल में इतने सारे लोग मौजूद थे, इसलिए चेंग नुआन को बिना कुछ बोले नहीं जाना चाहिए था। यू शिया अपने पास रखा हुआ हार देखता है। वो सोचता है कि चेंग नुआन इस हार को पहले कई बार देख चुकी है। अगर वो इसे उसे दे देगा तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। पहले जब भी चेंग नुआन नाराज होती थी, वो आखिरकार यू शिया को खुद को ढूंढने का मौका जरूर देती थी। यू शिया घर पहुंचकर चेंग नुआन को आवाज देता है। वो कहता है कि वो वापस आ गया है और अब चेंग नुआन को ये सब बंद कर देना चाहिए। मगर पूरे घर में कोई जवाब नहीं आता। वो फिर फोन करता है, लेकिन फोन अब भी बंद होता है। यू शिया पूछता है कि चेंग नुआन आखिर कहाँ चली गई। घर की चीजें देखते हुए उसे खाने के बचे हुए डिब्बों का ध्यान आता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि चेंग नुआन सच में उसका इंतजार किए बिना चली गई है। वो बार बार कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे पता चलता है कि चेंग नुआन अपना पासपोर्ट भी साथ ले गई है। अब यू शिया घबराकर चेंग नुआन की माँ को फोन करता है, मगर शुरुआत में वो भी उसका फोन नहीं उठाती। यू शिया बेचैनी से फोन उठाने के लिए कहता रहता है, क्योंकि अब उसे विश्वास हो जाता है कि चेंग नुआन अपने माता पिता के पास ही होगी। सीन 16। यू शिया सीधे चेंग नुआन के माता पिता के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही उसकी माँ उससे पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। आज तो उसे होटल में सगाई करनी थी। यू शिया सफाई देता है कि होटल में जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। नाम वाले कार्ड में होटल से गलती हो गई थी। चेंग नुआन की माँ ताना मारकर पूछती हैं कि क्या कोई होटल मंगेतर का नाम भी गलत कर सकता है। यू शिया उनसे चेंग नुआन से मिलने की विनती करता है, मगर उसकी माँ साफ कहती हैं कि चेंग नुआन वहाँ नहीं है। यू शिया पूछता है कि फिर वो कहाँ गई। उसे घर लौट जाने के लिए कहा जाता है। यू शिया मानता है कि जन्मदिन वाली बात में उससे गलती हुई। वो ये भी स्वीकार करता है कि सगाई के भोज को उसने ठीक से नहीं संभाला। वो अपने साथ चेंग नुआन के लिए खरीदा हुआ तोहफा भी लाया होता है। तोहफे का नाम सुनते ही चेंग नुआन की माँ उससे पूछती है कि पिछली रात जब चेंग नुआन यहाँ अकेली बैठकर अपना केक खा रही थी, तब वो ये तोहफा लेकर क्यों नहीं आया। वो बताती है कि चेंग नुआन पिछली रात अकेली घर लौटी थी। यू शिया हैरान होकर पूछता है कि क्या चेंग नुआन सच में पिछली रात यहाँ आई थी। उसकी माँ कहती है कि उसके जन्मदिन पर यू शिया को ये भी पता नहीं था कि उसकी मंगेतर कहाँ है, लेकिन अब वो उनसे उसका पता पूछने आया है। चेंग नुआन के पिता आखिरकार यू शिया को अंदर आने देते हैं। वे बताते हैं कि चेंग नुआन पिछली रात यहीं बैठी थी और उसने अकेले अपना जन्मदिन का केक खाया। उसकी माँ बताती हैं कि उन्होंने उसे फोन भी किया था, लेकिन उस समय प्यार से बुलाने के बजाय उसे डांटा था। चेंग नुआन के पिता यू शिया को बैठने के लिए कहते हैं, मगर वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो बस एक बार चेंग नुआन को देखना चाहता है। उसके पिता साफ कह देते हैं कि चेंग नुआन उसे देखना नहीं चाहती। यू शिया कहता है कि वो उसे सब समझा सकता है। सगाई में दुल्हन का नाम उसने नहीं बदला था।
मगर उसके पिता पूछते हैं कि अगर उसने नाम नहीं बदला तो पूरी सगाई लिन शियाओ की पसंद के अनुसार कैसे बन गई। पूरी मेज तीखे खाने से भरी हुई थी, सजावट में लाल गुलाब थे और मिठाई में चॉकलेट का फव्वारा रखा गया था। वे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी थी जिसे चेंग नुआन छू भी सकती थी। यूशिया कहता है कि उसे चॉकलेट के फव्वारे के बारे में पता नहीं था। उसके पिता जवाब देते हैं कि किसी बात का पता ना होना उसे सही साबित नहीं करता। यूशिया कहता है कि उसे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। वो एक बार चेंग नुआन से मिलकर खुद उससे माफी मांगना चाहता है, मगर उसके पिता उससे एक सीधा सवाल करते हैं। क्या वो चेंग नुआन से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, या इसलिए क्योंकि चेंग नुआन ने उसे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। यूशिया इस बात से इनकार करता है। वो कहता है कि वो सच में चेंग नुआन को वापस लेने आया है, मगर उसके पिता कहते हैं कि वो उसे लेने नहीं आया, वो सिर्फ उस चीज को ढूंढने आया है जिसे उसने अपनी लापरवाही से खो दिया। यूशिया उनके 5 साल के रिश्ते की बात करता है, मगर उसके पिता कहते हैं कि 5 साल साथ रहना उसे चेंग नुआन को लगातार थकाने का अधिकार नहीं देता। यूशिया कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसके पिता पूछते हैं कि फिर उसने चेंग नुआन के प्यार को आखिर क्या समझ रखा था। क्या उसे लगता था कि वो जब बुलाएगा चेंग नुआन चली आएगी और जब कहेगा तब चुपचाप चली जाएगी। यूशिया फिर भी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। चेंग नुआन की माँ बताती हैं कि वो पिछली रात यहाँ आई, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी शिकायत नहीं रखी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वे यूशिया से पूछते हैं कि क्या उसे पता भी है कि चेंग नुआन बचपन से अपने सम्मान को लेकर कितनी संवेदनशील रही है। यूशिया बेचैनी से पूछता है कि उसने और क्या कहा था। तभी उसके पिता बताते हैं कि वे उसी सुबह चेंग नुआन को हवाई अड्डे छोड़कर आए हैं। यूशिया तुरंत पूछता है कि वो कहाँ गई है, मगर उसके माता पिता साफ कहते हैं कि अब ये उसका मामला नहीं है। यूशिया जिद करता है कि उसे चेंग नुआन को ढूंढना ही होगा। अगर वो उसे ढूंढ लेगा तो वापस ले आएगा। उसके पिता पूछते हैं कि उसे ढूंढ लेने के बाद भी वो क्या कर पाएगा। वे बताते हैं कि उन्होंने खुद चेंग नुआन से पूछा था कि क्या वो सच में ये शादी नहीं करना चाहती। चेंग नुआन ने सिर्फ इतना कहा था, अब रहने दीजिए। यूशिया ये जवाब सुनकर टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि चेंग नुआन इतनी आसानी से सब खत्म कर सकती है। उसके पिता बताते हैं कि उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक इंतजार कर चुकी थी। यूशिया कहता है कि वो बदल सकता है, मगर उसके माता पिता कहते हैं कि चेंग नुआन ने उसे मौका दिया था। जन्मदिन की रात वो रेस्तरां से चली गई और 20 मिनट तक बाहर रही, लेकिन यूशिया उसे ढूंढने नहीं गया। वो घर जाकर अपना सामान बांधती रही, लेकिन यूशिया को कुछ पता नहीं चला। उसे चेंग नुआन को ढूंढने की जरूरत तब महसूस हुई जब सगाई का पूरा भोज सबके सामने बर्बाद हो गया। यूशिया कहता है कि उसे उस समय ये मालूम नहीं था कि चेंग नुआन सच में चली जाएगी। उसके माता पिता कहते हैं कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो हमेशा यही मानकर चलता रहा कि चेंग नुआन उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। यूशिया अब भी कहता है कि ये सब सिर्फ उसके गुस्से की वजह से हुआ है, मगर चेंग नुआन के माता पिता उसे बताते हैं कि वो गुस्से में नहीं है, वो अब इस रिश्ते को चाहती ही नहीं। यूशिया उसकी माँ से फिर विनती करता है कि वे उसे बता दें कि चेंग नुआन कहाँ गई है, मगर वे उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। चेंग नुआन बहुत शांत होकर यहाँ से गई है, इसलिए वे नहीं चाहते कि यूशिया उसे फिर परेशान करे। यूशिया घर में खाली हुई जगह देखकर पूछता है कि क्या वो कमरे से भी अपना सब कुछ ले गई। उसे बताया जाता है कि चेंग नुआन सिर्फ वही चीजें लेकर गई हैं जो सच में उसकी थी। आखिर में उसके माता पिता यूशिया को भी वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। वे नहीं चाहते कि चेंग नुआन ने अपने सम्मान का जो आखिरी हिस्सा बचाया है उसे भी यूशिया बर्बाद कर दे। अब यूशिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वो चेंग नुआन के माता पिता से सिर झुकाकर माफी मांगता है। सीन 17। चेंग नुआन के माता पिता के घर से लौटने के बाद यूशिया को दोनों के बीच हुई एक पुरानी बातचीत याद आती है। उस समय उससे कहा गया था कि अगर वो अभी वापस लौट कर आए तो शायद बहुत देर नहीं हुई है। यूशिया सोचने लगता है कि चेंग नुआन ने कभी उससे क्या कहा था। उसे याद आता है कि चेंग नुआन हमेशा मानती थी कि यूशिया को मनाना बहुत आसान है। उसे मनाने के लिए किसी बड़ी कोशिश की जरूरत नहीं थी, बस सामने वाले को एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखना होता था। उस समय यूशिया ने उसकी बात समझ लेने की बात कही थी,
मगर अब जब वो सच में पीछे मुड़कर चेंग नुआन को देख रहा है, तब चेंग नुआन वहां मौजूद ही नहीं है। सीन 18। यूशिया एक बार फिर चेंग नुआन को फोन करता है, लेकिन उसका फोन अभी भी बंद होता है। जवाब न मिलने पर वो फोन के जरिए ही उससे अपने मन की बात कहने लगता है। वो चेंग नुआन को बताता है कि इस बार वो सच में पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा है। वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए उससे वापस आने के लिए कहता है। यूशिया पूछता है कि वो आखिर कहाँ चली गई है। उसे दुख होता है कि चेंग नुआन ने उसके लिए माफी मांगने तक की कोई जगह नहीं छोड़ी। इसी बीच होटल की तरफ से उसे सगाई के भोज के खर्चों की पूरी जानकारी भेज दी जाती है। कर्मचारी उससे उन खर्चों की पुष्टि करने के लिए कहता है। भेजी गई सूची में मुख्य मेज की सजावट के लिए लाल गुलाब लिखे होते हैं। खाने में तीखे पकवानों से भरा भोज होता है और नाम वाले कार्ड भी नए नामों के साथ बदल दिए गए थे। यूशिया उन सभी चीजों को दोबारा देखता है जिन्हें उसने सगाई से पहले कभी गंभीरता से जांचने की कोशिश नहीं की थी। अब उसे समझ आता है कि अगर चेंग नुआन वापस भी आ जाए तो क्या वो सिर्फ उसके द्वारा बनाई गई परेशानी को ठीक करने के लिए लौटेगी? क्या वो एक बार फिर उसके बिखेरे हुए पूरे मामले को संभालेगी और सबके सामने उसी के लिए सफाई देगी? यूशिया को फोन पर हुई एक पुरानी बातचीत भी याद आती है। उसे लगता है कि शायद उसने उस दिन चेंग नुआन से कोई सवाल पूछा था, जिसका मतलब वो अब जाकर समझ रहा है। चेंग नुआन के माता पिता आपस में पूछते हैं कि क्या यूशिया फिर उनके घर आएगा। जवाब मिलता है कि वो आए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंग नुआन पहले ही जा चुकी है। वे याद करते हैं कि पिछली रात जब चेंग नुआन अकेली बैठकर अपना जन्मदिन का केक खा रही थी, तब उसने अपनी किसी तकलीफ या शिकायत के बारे में एक शब्द नहीं कहा। इसलिए उसके माता पिता ने उसकी तरफ से यूशिया को वो सब सुनाया जो चेंग नुआन खुद नहीं कहना चाहती थी। यूशिया अपने पास रखे उसी हार को देखता है जिसे चेंग नुआन पहले कई बार देख चुकी थी। उसने ये हार बहुत पहले उसके लिए तैयार किया था, लेकिन सही समय पर उसे दे नहीं पाया। अब तोहफा उसके पास है, मगर उसे स्वीकार करने वाली चेंग नुआन वहां नहीं है। यूशिया आखिरकार मानता है कि अब उसके लिए इंतजार करने वाला कोई नहीं बचा। सीन 19। समय गुजरने के बाद चेंग नुआन एक दूसरे देश के हवाई अड्डे पर पहुंचती है। बाहर आते ही जियांग याओ उसे लेने के लिए मौजूद होता है। वो चेंग नुआन को पीने के लिए गर्म और बिना चीनी वाला पेय देता है। चेंग नुआन हैरान होकर पूछती है कि जियांग याओ को कैसे पता था कि विमान से उतरने के बाद उसका यही पीने का मन करेगा। जियांग याओ बहुत सामान्य तरीके से कहता है कि चेंग नुआन का पेट खराब रहता है, इसलिए उसने उसके लिए गर्म और बिना चीनी वाली चीज चुनी। चेंग नुआन उससे कहती है कि इस बार वो यहाँ से नहीं जाएगी। वो अपनी बात दोहराकर स्पष्ट करती है कि इस बार उसका फैसला पक्का है। जियांग याओ उसे बताता है कि उसके लिए ऑफिस तैयार कर दिया गया है। रहने वाले घर की भी पूरी जांच हो चुकी है और वो कंपनी से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। बाकी सारी व्यवस्था भी पहले से कर दी गई है। चेंग नुआन को बस उन चीजों को देखकर पुष्टि करनी है। जियांग याओ उसका भारी सामान उठाते हुए पूछता है कि इसके अंदर क्या रखा है। चेंग नुआन बताती है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट के सैंपल की किताबें हैं। जियांग याओ मानता है कि सामान सच में काफी भारी है। चेंग नुआन को याद आता है कि 3 साल पहले जब वो यहाँ से गई थी, तब भी वो अपने साथ एक सूटकेस खींचकर ले गई थी। जियांग याओ कहता है कि इस बार की बात अलग है। जब चेंग नुआन उससे फर्क पूछती है, तो वो कहता है कि इस बार हवाई अड्डे पर उसे लेने के लिए कोई मौजूद है। चेंग नुआन एक पल के लिए भावुक होती है, मगर फिर कहती है कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। सीन 20। अगले दिन से चेंग नुआन अपनी नई जिंदगी और काम की शुरुआत करती है। उसे ऑफिस आकर बिजनेस को समझने के लिए कहा जाता है। वो कहती है कि इस बारे में वो जियांग याओ की दादी को समझा देगी। चेंग नुआन साफ करती है कि इस बार वो सिर्फ किसी की पुरानी कर्मचारी बनकर वापस नहीं आई है। वो अपने लिए और अपनी पहचान के साथ काम करना चाहती है। जियांग याओ उसे पहले बिजनेस अच्छी तरह समझने की सलाह देता है। वो कहता है कि उसे तुरंत खुद को साबित करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, मगर चेंग नुआन जवाब देती है कि वो यहाँ आराम करने के लिए नहीं आई। जियांग याओ पूछता है कि फिर वो यहाँ किस लिए आई है।
वो उसे समझाता है कि बिजनेस की दुनिया में कोई भी सिर्फ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करता क्योंकि किसी के साथ पहले गलत हुआ था। चेंग नुआन उसकी बात समझकर कहती है कि उसे ये अच्छी तरह मालूम है। काम के दौरान जियांग याओ उससे कुछ प्रोडक्ट पैरामीटर्स के बारे में पूछता है। चेंग नुआन ईमानदारी से कहती है कि उसे अभी आधी बातें समझ आती हैं। जब उससे बाकी आधी चीजों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो दूसरों से पूछेगी, प्रोडक्ट का ट्रायल करेगी और एग्जीबिशंस में जाकर खुद सीखेगी। जियांग याओ उसकी बात सुनकर कहता है कि इसे ही सही तरीके से बिजनेस करना कहते हैं। कुछ समय बाद चेंग नुआन अपना पहला 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेती है। जियांग याओ उससे पूछता है कि उसमें ये काबिलियत पहले क्यों दिखाई नहीं देती थी। चेंग नुआन जवाब देती है कि 3 महीने पहले तक वो अपनी काबिलियत गलत जगह इस्तेमाल कर रही थी। देर तक काम करते देखकर जियांग याओ उससे पूछता है कि वो अभी तक ऑफिस से गई क्यों नहीं। चेंग नुआन बताती है कि कोटेशन में 2 पॉइंट्स का फर्क है, इसलिए वो उसे ठीक कर रही है। जोंग याओ कहता है कि उसे ये सारी मेहनत बहुत पहले खुद पर लगानी चाहिए थी। चेंग नुआन जवाब देती है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जियांग याओ उसकी स्थिति को देर से आई किशोरावस्था जैसा बताता है। वो समझाता है कि इसका मतलब है बिना दूसरों की राय की चिंता किए आगे बढ़ना, सवाल करना और कोशिश करने की हिम्मत रखना। चेंग नुआन उसकी बात समझती है। जियांग याओ उसे इसी तरह आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। आखिरकार जब चेंग नुआन अपना काम पूरा कर लेती है तो खुशी से कहती है कि उसने ये कर दिखाया। सीन 21। इसके बाद चेंग नुआन और जियांग याओ एक आउटडोर प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन में जाते हैं। वहाँ एक प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव उन्हें एक नया डिजाइन दिखाकर कहता है कि यही उनके नए प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत है। पर चेंग नुआन और जियांग याओ सिर्फ सुंदर डिजाइन देखकर प्रभावित नहीं होते। वे कहते हैं कि किसी चीज का खास होना ये साबित नहीं करता कि वो इस्तेमाल करने लायक भी होगी। वे बताते हैं कि सर्दियों में ग्लव्स पहनने के बाद उस प्रोडक्ट के छोटे बकल को चलाना मुश्किल होगा। रिप्रेजेंटेटिव हैरान होकर पूछता है कि उन्हें इतनी जल्दी ये कमी कैसे दिख गई। उसे समझाया जाता है कि बकर बहुत छोटा है। उत्तरी इलाकों में सर्दियों के दौरान लोग इसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मोटे ग्लव्स में इसे खोलना और बंद करना आसान नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव पूछता है कि क्या वे चीन के डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट हैं। वो जियांग याओ को प्रोडक्ट कंसल्टेंट के रूप में पहचानता है। शुरुआत में वो उसे अपने घुटने ढीले रखने के लिए कहता है। चेंग नुआन अपने सीधे खड़े होने के तरीके का मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या वो अभी एक चॉपस्टिक जैसी लग रही है। जियांग याओ जवाब देता है कि वो एक नहीं 2 चॉपस्टिक्स जैसी लग रही है। चेंग नुआन उसका नाम लेकर नाराज होती है, लेकिन जियांग याओ कहता है कि स्नोबोर्ड भी तो एक ही होता है। कोशिश करते समय चेंग नुआन गिर जाती है। जियांग याओ तुरंत पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। चेंग नुआन कहती है कि वो ठीक है। जियांग याओ पहले उसके पैरों को देखने के लिए कहता है। वो समझाता है कि चेंग नुआन अपने शरीर के संतुलन से बचने की कोशिश कर रही है। वो जितना गिरने से बचेगी उतना ही ज्यादा। चेंग नुआन उससे कहती है कि जब तक वो खुद ये ना बता दे कि उसे चोट नहीं लगी तब तक जियान याओ उसे खींच कर ना उठाए। जियान याओ उसकी बात मानता है और उसे आगे देखने के लिए कहता है। चेंग नुआन स्वीकार करती है कि उसे गिरने से डर लग रहा है। जियान याओ कहता है कि अगर वो गिर भी गई तो दोबारा खड़ी हो सकती है। 4 कोशिशों के बाद जियान याओ उस दिन की ट्रेनिंग खत्म करने को कहता है, लेकिन चेंग नुआन एक बार फिर कोशिश करना चाहती है। जियान याओ तैयार हो जाता है। चेंग नुआन उससे पूछती है कि वो सिखाते समय हमेशा इतना शांत कैसे रह सकता है। जियांग याओ पूछता है कि वो किस तरह सीखना चाहती है। चेंग नुआन कहती है कि कम से कम वो उसकी थोड़ी तारीफ तो कर सकता है। जियांग याओ कहता है कि इस बार वो पिछली बार से ज्यादा दूर जाकर गिरी। चेंग नुआन पूछती है कि क्या इसे तारीफ कहते हैं। जियांग याओ बताता है कि इसका मतलब है कि अब उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत आ रही है। शुरुआत में वो उसे अपने घुटने ढीले रखने के लिए कहता है। चेंग नुआन अपने सीधे खड़े होने के तरीके का मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या वो अभी एक चॉपस्टिक जैसी लग रही है। जियांग याओ जवाब देता है कि वो एक नहीं 2 चॉपस्टिक्स जैसी लग रही है। चेंग नुआन उसका नाम लेकर नाराज होती है, लेकिन जियांग याओ कहता है कि स्नोबोर्ड भी तो एक ही होता है।
कुछ और कोशिशों के बाद जियांग याओ उस दिन की ट्रेनिंग खत्म करने को कहता है, लेकिन चेंग नुआन एक बार फिर कोशिश करना चाहती है। जियांग याओ तैयार हो जाता है। चेंग नुआन उससे पूछती है कि वो सिखाते समय हमेशा इतना शांत कैसे रह सकता है। जियांग याओ पूछता है कि वो किस तरह सीखना चाहती है। चेंग नुआन कहती है कि कम से कम वो उसकी थोड़ी तारीफ तो कर सकता है। जियांग याओ कहता है कि इस बार वो पिछली बार से ज्यादा दूर जाकर गिरी। चेंग नुआन पूछती है कि क्या इसे तारीफ कहते हैं। जियांग याओ बताता है कि इसका मतलब है कि अब उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत आ रही है। चेंग नुआन कहती है कि फिर उसे बाकी प्रोसेस पूरा करना होगा। जियांग याओ बताता है कि वो डम्पलिंग्स वाले दिन इसे पूरा कर देगा। पास खड़े कर्मचारी उनकी बात सुन लेते हैं। कोई कहता है कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन दूसरा कहता है कि सुन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मचारियों को पता चल जाता है कि चेन नुआन सच में सगाई करने वाली है। वे उससे इस खबर को दूसरों तक पहुंचाने की अनुमति मांगते हैं। चेंग नुआन कहती है कि ये सच है और बात बताई जा सकती है। सभी लोग चेंग नुआन और जियांग याओ को बधाई देते हैं। कोई जियांग याओ को चेंग नुआन मिल जाने पर बधाई देता है, लेकिन उसे शब्दों का गलत इस्तेमाल न करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद बात तुरंत काम पर वापस आ जाती है। इस क्वार्टर का चैनल कोटेशन उम्मीद से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया होता है। तभी यूशिया की तरफ से चेंग नुआन को एक और संदेश मिलता है। वो अपना नाम बताकर पूछता है कि क्या चेंग नुआन उससे मिल सकती है। जियांग याओ पूछता है कि क्या उसे वहां से चले जाना चाहिए। चेंग नुआन मना कर देती है और कोटेशन पर रखने के लिए कहती है। वो एक कॉलम में 2 पॉइंट्स कम करने की बात करती है, फिर साफ कहती है कि उसकी जिंदगी को यूशिया के हर संदेश के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। जियांग याओ उसकी बात समझकर कहता है कि फिर उन्हें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। सीन 33। अपने ऑफिस में यूशिया को अगले सप्ताह होने वाली आउटडोर ब्रांड्स की एक्सचेंज मीटिंग की सूची दी जाती है। उसका कर्मचारी पूछता है कि क्या उन्हें चेंग नुआन से जुड़े इस प्रोजेक्ट पर आगे भी काम करना चाहिए। यूशिया जवाब देता है कि प्रोजेक्ट सामान्य बिजनेस प्रोसेस के अनुसार आगे बढ़ेगा। वो कहता है कि हर चीज सार्वजनिक और आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। कर्मचारी पूछता है कि क्या यू शिया चेंग नुआन से अलग से संपर्क नहीं करेगा। यू शिया शांत होकर कहता है कि चेंग नुआन उसका जवाब नहीं देगी। सीन 34। दूसरी तरफ चेंग नुआन की कंपनी में भी उसी एक्सचेंज मीटिंग की चर्चा होती है। उसकी टीम बताती है कि यू शिया की कंपनी यू शी टेक्नोलॉजी भी अगले सप्ताह की सूची में शामिल है। कोई पूछता है कि क्या चेंग नुआन को उस मीटिंग से बचना चाहिए, मगर चेंग नुआन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इस मामले को सामान्य बिजनेस की तरह ही संभाला जाएगा। अगर सामने वाली कंपनी खास तौर पर चेंग नुआन को उनसे संपर्क करने के लिए कहती है, तो उन्हें ईमेल के जरिए बात करनी होगी। प्रोजेक्ट की हर प्रोग्रेस पूरी टीम के साथ साझा की जाएगी। चेंग नुआन अपनी टीम को स्पष्ट कर देती है कि वे चीन पुराने रिश्ते याद करने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में बिजनेस करने के लिए वापस आए हैं। जियांग याओ मजाक में कहता है कि ये बात मीटिंग की लिखित जानकारी में भी डाल देनी चाहिए। चेंग नुआन उसे ज्यादा मजाक ना करने के लिए कहती है और जियांग याओ बात मान लेता है। सीन 35। यूशिया और चेंग नुआन के बीच अब सिर्फ बिजनेस का रिश्ता बचा होता है। यूशिया की कंपनी की तरफ से सामान्य तरीके से ईमेल भेजी जाती है। चेंग नुआन कहती है कि जब ईमेल सामान्य और प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है, तो उसका जवाब भी सामान्य तरीके से ही दिया जाएगा। उसे खुद जवाब देते देखकर पूछा जाता है कि क्या वो व्यक्तिगत रूप से ये ईमेल भेज रही है। चेंग नुआन कहती है कि वो वर्क से जुड़े ईमेल्स का जवाब देगी। जियांग याओ उसके जवाब को काफी विनम्र जियांग याओ उसके जवाब को काफी विनम्र बताता। एक बार असफल होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। वो चैन नुआन से बस एक बार कोशिश करने के लिए कहता है। चैन नुआन उसकी बात मानकर हाँ कर देती है। सीन 24। कुछ समय बाद चैंग नुआन और जियांग याओ की मेहनत रंग लाती है। तीसरा आउटडोर ब्रांड भी उन्हें एक्सक्लूसिव एजेंसी देने के लिए तैयार हो जाता है। उनसे कहा जाता है कि दोनों ने सच में इस बिजनेस को सफल बना दिया है। चीन के लिए उनके सभी चैनल्स की सूची भी पूरी हो चुकी है। अब चीन लौटने के बाद उन्हें सबसे पहले बेई चैंग के क्लाइंट से मिलना है।
चीन में ऑफिस, वेयरहाउस और रहने की जगह की व्यवस्था करने की बात होती है। चैंग नुआन देखती है कि जियांग याओ ने पहले ही उसके लिए हर चीज संभाल ली है। जियांग याओ कहता है कि वो इसे इसी तरह समझ सकती है। एक सीनियर एसोसिएट या चैंग नुआन के अंकल कहते हैं कि अब वे निश्चिंत होकर ये जिम्मेदारियां दोनों को सौंप सकते हैं। जियांग याओ उन्हें ज्यादा बोलने से रोकता है और वो भी हंसकर मान जाते हैं। जियांग याओ चैंग नुआन से पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मगर साथ ही बताती है कि चीन वापस जाने पर उसे एक पुराने परिचित से मिलना पड़ सकता है। सीन 25। 3 साल बाद चैंग नुआन चीन लौटकर एक बिजनेस मीटिंग में जाती है। कार्यक्रम का कर्मचारी उससे एक जगह हस्ताक्षर करने के लिए कहता है और उसे धन्यवाद देता है। तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। वो इंसान यूशिया होता है। 3 साल बाद चैंग नुआन को अपने सामने देखकर यूशिया कहता है कि बहुत समय बाद मुलाकात हुई है। वो पूछता है कि क्या चैंग नुआन सच में चीन वापस आ गई है। चैंग नुआन सिर्फ हाँ कहती है। वो बताती है कि अब वो आउटडोर ब्रांड्स की एजेंट है। यूशिया उससे पूछता है कि पिछले कुछ वर्षों में वो कैसी रही। इसी बीच कार्यक्रम का कर्मचारी चैंग नुआन को उसकी मीटिंग की सामग्री देकर चला जाता है। यूशिया फिर उसका नाम लेकर पूछता है कि क्या वो उससे थोड़ी देर बात कर सकती है। चैंग नुआन कहती है कि उसकी कुछ देर बाद मीटिंग है। तभी जियांग याओ वहां आ जाता है। वो चैंग नुआन को बताता है कि उसका फोन इंफॉर्मेशन डेस्क पर छूट गया था। चैंग नुआन फोन लेने के बाद उसे धन्यवाद देती है। फिर वो यूशिया से जियांग याओ का परिचय करवाती है। चैंग नुआन साफ कहती है कि जियांग याओ उसका बॉयफ्रेंड है। यूशिया ये सुनकर पूछता है कि दोनों कितने समय से साथ हैं। चैंग नुआन कहती है कि ये बात मायने नहीं रखती। यूशिया जवाब देता है कि उसके लिए ये बहुत जरूरी है। चैंग नुआन उसका नाम लेकर उसे याद दिलाती है कि उन दोनों को अलग हुए 3 साल बीत चुके हैं। सीन 26। आखिरकार चैंग नुआन यूशिया को थोड़ी देर बात करने का समय देती है। वो उससे पूछती है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। यूशिया कहता है कि वो 3 साल पहले हुई बातों के बारे में बात करना चाहता है। चैंग नुआन जवाब देती है कि वो सब खत्म हो चुका है। यूशिया कहता है कि चैंग नुआन के लिए वो बात खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए नहीं हुई। चैंग नुआन बिना भावुक हुए कहती है कि फिर ये यूशिया की अपनी समस्या है। यूशिया मानता है कि अब वो जो भी कहेगा उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। चैंग नुआन कहती है कि अगर उसे ये पता है तो फिर कुछ ना कहे, मगर यूशिया फिर भी अपनी बात रखना चाहता है। चैंग नुआन बताती है कि उसकी अगली मीटिंग 10 मिनट में शुरू होगी। वो उसे बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट देती है। यूशिया कहता है कि उसके लिए इतना समय काफी है। यूशिया एक डिब्बा निकालकर बताता है कि उसने इसे 3 साल से संभाल कर रखा है। यही वो तोहफा था जिसे वो चैंग नुआन को उसके जन्मदिन पर नहीं दे पाया था। चैंग नुआन उसकी बात सुधारती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि यूशिया तोहफा दे नहीं पाया था। सच्चाई ये है कि उसे समय पर चैंग नुआन को तोहफा देना याद ही नहीं रहा। यूशिया स्वीकार करता है कि पहले वो चैंग नुआन को पूरी तरह अपना समझता था। इसी वजह से उसने रिलेशनशिप में ध्यान देना छोड़ दिया। वो मानकर चलता था कि चैंग नुआन हमेशा उसके साथ रहेगी। चैंग नुआन कहती है कि कम से कम अब उसे ये बात समझ में आ गई। यूशिया उसका नाम लेकर उससे माफी मांगता है, मगर चैंग नुआन कहती है कि उसने उसके साथ सिर्फ एक गलत काम नहीं किया था। यूशिया मानता है कि उसे ये पता है। वो अपनी हर गलती एक एक करके स्वीकार करने लगता है। सबसे पहले वो चैंग नुआन के जन्मदिन की बात करता है। वो जानता था कि चैंग नुआन का पेट खराब है, फिर भी मेज पर तीखे पकवान आने दिए। चैंग नुआन कहती है कि हर पकवान यूशिया ने खुद नहीं चुना था। यूशिया उसकी बात स्वीकार करता है, मगर ये भी मानता है कि उसने लिन शियाओ को रोकने की कोशिश नहीं की। वो याद करता है कि चैंग नुआन रेस्टोरेंट से 20 मिनट के लिए गायब हो गई थी। उस समय यूशिया ने मान लिया था कि वो सिर्फ गुस्सा दिखा रही है। उसने ये तक नहीं पूछा कि कहीं चैंग नुआन को दर्द तो नहीं हो रहा। चैंग नुआन उसे याद दिलाती है कि उसने उससे सिर्फ ये पूछा था कि क्या लिन शियाओ को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यूशिया मानता है कि सगाई के भोज में भी उसने वही गलती दोहराई। खाने की सूची, लाल गुलाब, संगीत और चॉकलेट, इनमें से कुछ भी चैंग नुआन की पसंद का नहीं था। चैंग नुआन पूछती है कि क्या उसे ये सारी बातें अब जाकर पता चली है। यूशिया स्वीकार करता है कि उसे बहुत देर से समझ आया।
कार्यक्रम की घोषणा होती है और चेंग नुआन बताती है कि अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। यूशिया जल्दी से कहता है कि उसे बाद में समझ आया कि चेंग नुआन सिर्फ एक खाने की वजह से उसे छोड़कर नहीं गई थी। उसके अंदर बहुत लंबे समय से निराशा जमा हो रही थी। चेंग नुआन उसकी बात की पुष्टि करती है। यूशिया फिर वही जन्मदिन का तोहफा उसकी तरफ बढ़ाता है। वो बताता है कि ये 3 साल पहले उसके लिए तैयार किया गया था और उसने इन सालों में इसे संभाल कर रखा। चेंग नुआन कहती है कि यूशिया के इसे संभाल कर रखने का मतलब ये नहीं है कि उसे आज भी इस तोहफे की जरूरत है। यूशिया कहता है कि उसे अपनी गलती बहुत देर से समझ आई, लेकिन उसने 3 साल तक चेंग नुआन के लौटने का इंतजार किया। चेंग नुआन साफ कहती है कि वो उसके लिए वापस नहीं आई। यूशिया ये बात जानने के बावजूद उससे एक सवाल पूछना चाहता है। कार्यक्रम की अगली घोषणा के बीच वो चेंग नुआन से कहता है कि क्या दोनों अपना रिलेशनशिप दोबारा शुरू कर सकते हैं। वो फिर तोहफा दिखाते हुए कहता है कि उसने इसे 3 साल से संभाल कर रखा है, मगर चेंग नुआन एक बार फिर कहती है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। यूशिया चेंग नुआन को अपने इंतजार का हवाला देता है। वो उससे पूछता है कि क्या दोनों एक दूसरे को दोबारा जानने की कोशिश कर सकते हैं। चेंग नुआन सीधा मना कर देती है। यूशिया पूछता है कि क्या उसके लिए कोई भी मौका नहीं बचा। चेंग नुआन फिर कहती है कि कोई मौका नहीं है। यूशिया उनके 5 साल के रिलेशनशिप की बात करता है। वो पूछता है कि क्या चेंग नुआन सच में इतनी आसानी से कह सकती है कि उसे अब वो रिलेशनशिप नहीं चाहिए। चेंग नुआन समझाती है कि उसने ये नहीं कहा कि उसने उस रिलेशनशिप को बिना किसी परवाह के फेंक दिया। उसके पास अब उस रिश्ते से मांगने या पाने के लिए कुछ नहीं बचा। यूशिया उसे पुराने प्यार से नुआन नुआन कहकर बुलाता है। चेंग नुआन तुरंत उसे रोककर कहती है कि वो उसे चेंग नुआन कहकर बुलाए। अंत में चेंग नुआन कहती है कि उसने यूशिया की माफी सुन और स्वीकार कर ली है, मगर उसे अब उस माफी की जरूरत नहीं है। वो फैसला सुनाती है कि भविष्य में अगर वे किसी बिजनेस की जगह पर मिलते हैं तो दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स की तरह व्यवहार करेंगे। उनके बीच निजी रिलेशनशिप की अब कोई जगह नहीं है। सीन 27। चेंग नुआन की मीटिंग शुरू होने वाली होती है और प्रवेश के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। जियांग याओ उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। चेंग नुआन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जियांग याओ पूछता है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। चेंग नुआन मना कर देती है। तब जियांग याओ कहता है कि वो उसके साथ अंदर चलेगा। चेंग नुआन उससे पूछती है कि वो ये क्यों नहीं जानना चाहता कि उसकी और यूशिया की क्या बातचीत हुई। जियांग याओ कहता है कि अगर चेंग नुआन खुद बताना चाहेगी तो वो ध्यान से सुनेगा, अगर वो नहीं बताना चाहती तो वो कोई सवाल नहीं करेगा। चेंग नुआन उसे बताती है कि यूशिया ने उससे माफी मांगी। जियांग याओ पूछता है कि क्या उसने उसकी माफी स्वीकार की। चेंग नुआन हाँ कहती है। जब जियांग याओ आगे की बात पूछता है तो वो बताती है कि माफी स्वीकार करने के बाद उसने यूशिया को ठुकरा दिया। जियोंग याओ कहता है कि यूशिया को बहुत दुख हुआ होगा। चेंग नुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसकी कल्पना काफी अच्छी है। जियोंग याओ बताता है कि यूशिया के चेहरे के भाव देखकर उसका अनुमान शायद गलत नहीं है। तभी कर्मचारी घोषणा करता है कि चेंग नुआन की मीटिंग शुरू होने वाली है। जियोंग याओ कुछ सामान उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है कि बाकी चीजें वो खुद उठाए। चेंग नुआन पूछती है कि क्यों। जियोंग याओ कहता है कि वो यहाँ सेवा करवाने नहीं आई है। चेंग नुआन उसे जियोंग कहकर साथ चलने के लिए कहती है और दोनों मीटिंग के अंदर चले जाते हैं। सीन 28। मीटिंग के बाद चेंग नुआन और जियोंग याओ अपने काम की चर्चा करते हैं। चेंग नुआन बताती है कि उस दिन क्लाइंट्स की प्रतिक्रिया अच्छी रही। उनमें से 2 क्लाइंट्स के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। अगले दिन सुबह 9 बजे उसने सैंपल डिस्प्ले की पुष्टि के लिए भी अपॉइंटमेंट ले लिया होता है। जियोंग याओ कहता है कि उसके पास बहुत ज्यादा काम है। चेंग नुआन जवाब देती है कि चीन लौटने के पहले सप्ताह में वो खाली नहीं बैठ सकती। वो मजाक में कहती है कि उसका कैपिटलिस्ट पार्टनर भी उसका फायदा उठा रहा है। फिर वो खुद जियांग याओ को बताती है कि उस दिन उसकी मुलाकात यूशिया से हुई। उसे उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी उसने पहले सोची थी। चेंग नुआन को लगता था कि यूशिया को देखकर वो गुस्सा होगी, उससे सवाल करेगी या उसके मन में पुरानी बातों को लेकर कोई अधूरापन होगा, मगर असल में उसे सिर्फ यही महसूस हुआ कि वो सब खत्म हो चुका है। जियांग याओ कहता है कि बात खत्म हो जाना अलग चीज है, लेकिन हर भावना का तुरंत पूरी तरह गायब हो जाना जरूरी नहीं।
चेंग नुआन उससे पूछती है कि फिर उसका अपना जवाब क्या है। इसी दौरान जियांग याओ उसे एक फूल देता है। वो बताता है कि ये नॉर्डिक ऊंचे पहाड़ों पर खिलने वाला रोडोडेंड्रॉन है। चेंग नुआन उससे पूछती है कि फिर उसका अपना जवाब क्या है। इसी दौरान जियांग याओ उसे एक फूल देता है। वो बताता है कि ये नॉर्डिक ऊंचे पहाड़ों पर खिलने वाला रोडोडेंड्रॉन है। इसका खिलने का समय बहुत छोटा होता है, लेकिन जब ये खिलता है तो बेहद सुंदर लगता है। चेंग नुआन पूछती है कि उसने ये फूल उसे क्यों दिया। जियांग याओ कहता है कि उसे ये फूल चेंग नुआन जैसा लगता है। वो ये भी कहता है कि चेंग नुआन को अभी तुरंत कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मगर इस बार चेंग नुआन अपने फैसले को टालती नहीं। वो जियांग याओ का नाम लेकर कहती है कि दोनों सगाई कर लेते हैं। जियांग याओ को यकीन नहीं होता कि चेंग नुआन ने खुद ये बात कह दी। वो पूछता है कि कहीं चेंग नुआन ऐसा नहीं चाहती। चेंग नुआन कहती है कि वो जरूर चाहती है, बस उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बातचीत इसी समय होगी। वो कहती है कि उन्हें किसी भव्य कार्यक्रम की जरूरत नहीं है, सिर्फ वे दोनों और दादी के बनाए डमलिंग्स उसके लिए काफी है। जियांग याओ उसकी बात मान लेता है। फिर वो मजाक में पूछता है कि क्या सगाई का फैसला इतना आसान हो सकता है। चेंग नुआन गंभीर होकर साफ करती है कि उसने ये फैसला उस दिन यू शिया से मिलने की वजह से नहीं किया। जियांग याओ कहता है कि उसे ये मालूम है। चेंग नुआन बताती है कि चीन वापस आने से हाले ही वो अपना डिसीजन ले चुकी थी। जियांग याओ कहता है कि चेंग नुआन द्वारा चुना जाना उसके लिए सम्मान की बात है। चेंग नुआन कहती है कि जियांग याओ उसे हमेशा अपनी जगह और आजादी देता है। जियांग याओ जवाब देता है कि चेंग नुआन की जिंदगी का फैसला सिर्फ चेंग नुआन को ही करना चाहिए। इतनी भावुक बातचीत के बाद भी जियांग याओ उसे अगले दिन सुबह 9 बजे की मीटिंग में देर न करने की याद दिलाता है। चेंग नुआन मजाक में पूछती है कि क्या सगाई के पहले ही दिन वो उसे काम के लिए जल्दी कर रहा है। जियांग याओ कहता है कि काम और सगाई एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। दादी उसकी पसंद मान लेती हैं और उसे परसों जल्दी आने के लिए कहती हैं। सीन 31। दूसरी तरफ यू शिया चेंग नुआन को आखिरी संदेश भेजता है। वो कहता है कि अगर इस बार भी उसे चेंग नुआन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो अब उसके पीछे नहीं आएगा। सीन 32। अगले दिन चेंग नुआन फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। एक कर्मचारी उससे पूछता है कि क्या बदले हुए प्रोडक्ट को मुख्य डिस्प्ले पर रखा जाए। चेंग नुआन पहले उसके इस्तेमाल का अनुभव पूछती है। कर्मचारी बताता है कि प्रोडक्ट का बकल बदल दिया गया है और नोज पैड भी ठीक कर दिया गया है। सभी जरूरी सुधार पूरे होने के बाद चेंग नुआन उसे मुख्य स्थान पर रखने की अनुमति दे देती है। एक कर्मचारी बताता है कि उन दोनों क्लाइंट्स के साथ अगले मंगलवार की अपॉइंटमेंट्स तय हो गई हैं। जियांग याओ चेंग नुआन की तेजी की तारीफ करता है। चेंग नुआन मजाक में कहती है कि सगाई उसके काम को प्रभावित नहीं करती। फिर वो जियांग याओ को याद दिलाती है कि पिछली रात वो तो कह रहा था कि उसने प्रस्ताव नहीं दिया था। जियांग याओ कहता है कि पिछली रात की प्रक्रिया अधूरी थी। चेंग नुआन कहती है कि फिर उसे बाकी प्रोसेस पूरा करना होगा। जियांग याओ बताता है कि वो डम्पलिंग्स वाले दिन इसे पूरा कर देगा। पास खड़े कर्मचारी उनकी बात सुन लेते हैं। कोई कहता है कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन दूसरा कहता है कि सुन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मचारियों को पता चल जाता है कि चेंग नुआन सच में सगाई करने वाली है। वे उससे इस खबर को दूसरों तक पहुंचाने की अनुमति मांगते हैं। चेंग नुआन कहती है कि ये सच है और बात बताई जा सकती है। सभी लोग चेंग नुआन और जियांग याओ को बधाई देते हैं। कोई जियांग याओ को चेंग नुआन मिल जाने पर बधाई देता है, लेकिन उसे शब्दों का गलत इस्तेमाल न करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद बात तुरंत काम पर वापस आ जाती है। इस क्वार्टर का चैनल कोटेशन उम्मीद से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया होता है। जियांग याओ पूछता है कि क्या उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। चेंग नुआन मना कर देती है और कोटेशन पर काम जाता। यू शिया और चेंग नुआन के बीच अब सिर्फ बिजनेस का रिश्ता बचा होता है। यू शिया की कंपनी की तरफ से सामान्य तरीके से ईमेल भेजी जाती है। चेंग नुआन कहती है कि जब ईमेल सामान्य और प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है तो उसका जवाब भी सामान्य तरीके से ही दिया जाएगा। उसे खुद जवाब देते देखकर पूछा जाता है कि क्या वो व्यक्तिगत रूप से ये ईमेल भेज रही है। चेंग नुआन कहती है कि वो वर्क से जुड़े ईमेल्स का जवाब देगी।
जियांग याओ उसके जवाब को काफी विनम्र बताता है। यूशिया और चेंग नुआन के बीच अब सिर्फ बिजनेस का रिश्ता बचा होता है। यूशिया की कंपनी की तरफ से सामान्य तरीके से ईमेल भेजी जाती है। चेंग नुआन कहती है कि जब ईमेल सामान्य और प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है तो उसका जवाब भी सामान्य तरीके से ही दिया जाएगा। उसे खुद जवाब देते देखकर पूछा जाता है कि क्या वो व्यक्तिगत रूप से ये ईमेल भेज रही है। चेंग नुआन कहती है कि वो वर्क से जुड़े ईमेल्स का जवाब देगी। जियांग याओ उसके जवाब को काफी विनम्र बताता है। चेंग नुआन इसे सिर्फ बिजनेस एटिकेट कहती है। वो यूशिया के साथ किसी निजी बातचीत की शुरुआत नहीं करती। इसके बाद वो जियान याओ से कहती है कि अगर उसके पास इतना खाली समय है तो उसे सगाई का पूरा प्रोसेस भेजना चाहिए। चेंग नुआन हंसकर पूछती है कि क्या डम्पलिंग्स खाने के लिए भी प्रोसेस बनाने की जरूरत है। जियान याओ कहता है कि आखिरी हिस्सा उसकी दादी की तरफ से जोड़ा गया है और उनकी बात बहुत सीधी है। दादी चेंग नुआन से कहती है कि वो जियांग याओ के फ्लो चार्ट की बात ना सुने। उनके अनुसार जियांग याओ को हमेशा आसान चीजों को मुश्किल बनाने की आदत है। जियांग याओ सफाई देता है कि वो बस व्यवस्थित तरीके से काम करता है, मगर दादी उसे जरूरत से ज्यादा सख्त और तय ढांचे वाला पुरसाती है। चेंग नुआन दादी को बताती है कि वो डम्पलिंग्स बनाना जानती है। 36 डम्पलिंग्स वाले दिन चेंग नुआन जियांग याओ और उसकी दादी के घर पहुंचती है। दादी कहती है कि चेंग नुआन को डम्पलिंग्स बनाने आते हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंग नुआन मजाक में पूछती है कि आज वे डम्पलिंग्स खाने वाले हैं या उसकी परीक्षा होने वाली है। दादी उसकी बात मानकर उसे पहले खाना खाने के लिए कहती है। चेंग नुआन दादी को धन्यवाद देती है। दादी ने उसके लिए खास तौर पर पत्ता गोभी और सुअर के मांस वाले डम्पलिंग्स बनाए होते हैं। जियान याओ कहता है कि वो चेंग नुआन की पसंद भूल नहीं सकता। खाने के दौरान उसे धीरे खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसका पेट खराब रहता है। दादी पूछती है कि क्या कोई समस्या है। चेंग नुआन कहती है कि वो ठीक है, वो सिर्फ इसलिए भावुक हो गई क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से इस तरह बैठकर खाना नहीं खाया था। चोंग याओ कहता है कि अगर किसी चीज की कमी रह गई तो वो उसे पूरा करेगा। चेन नुआन जवाब देती है कि उसे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। जोंग याओ उसकी बात समझकर कहता है कि वो जो कुछ देना चाहता है वो किसी पुरानी कमी का मुआवजा नहीं है। वो इसलिए देना चाहता है क्योंकि ये उसके अपने दिल की इच्छा है। दादी को जोंग याओ का जवाब पसंद आता है। वो उसकी तारीफ करती हैं। फिर दादी चैन नुआन से कहती है कि सदाई की तारीख वो खुद चुनेगी। उसकी जिंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी इसका डिसीजन भी वही करेगी। चैन नुआन उनकी बात ध्यान से सुनकर कहती है कि वो इसे याद रखेगी। सीन 37। इसके बाद चैन नुआन और जोंग याओ अकेले सगाई के बारे में बात करते हैं। जोंग याओ बताता है कि उसने इस दिन के बारे में पहले भी सोचा था। वो सगाई के लिए अपनी तरफ से तैयारी करके आया है, मगर साथ ही साफ करता है कि वो चैंग नुआन पर जल्दी फैसला करने का दबाव नहीं डाल रहा। जोंग याओ कहता है कि अगर किसी चीज की कमी रह गई तो वो उसे पूरा करेगा। चैन नुआन जवाब देती है कि उसे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। जोंग याओ उसकी बात समझकर कहता है कि वो जो कुछ देना चाहता है वो किसी पुरानी कमी का मुआवजा नहीं है। वो इसलिए देना चाहता है क्योंकि ये उसके अपने दिल की इच्छा है। हाँ, दादी को जोंग याओ का जवाब पसंद आता है। वो उसकी तारीफ करती हैं। फिर दादी चैंग नुआन से कहती है कि सगाई की तारीख वो खुद चुनेगी। उसकी जिंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी इसका डिसीजन भी वही करेगी। चैंग नुआन उनकी बात ध्यान से सुनकर कहती है कि वो इसे याद रखेगी। ये कागज निकालती है। चैंग नुआन पूछती है कि ये क्या है। दादी मजाक में स्पष्ट करती हैं कि ये घर का कोई जरूरी पंजीकरण वाला कागज नहीं बल्कि सगाई की तैयारियों की सूची है। जियांग याओ तुरंत कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि सगाई के लिए एक प्रोसेस होगा। दादी चैंग नुआन से कहती हैं कि अगर उसे बड़ी शादी नहीं करनी तो वे बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चैंग नुआन को किसी तरह की अनदेखी महसूस होनी चाहिए। चैंग नुआन कहती है कि उसे ऐसा महसूस नहीं होगा। जियांग याओ कहता है कि अगर किसी चीज की कमी रह गई तो वो उसे पूरा करेगा। चैंग नुआन जवाब देती है कि उसे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। जियांग याओ उसकी बात समझकर कहता है कि वो जो कुछ देना चाहता है वो किसी पुरानी कमी का मुआवजा नहीं है। वो इसलिए देना चाहता है क्योंकि ये उसके अपने दिल की इच्छा है। दादी को जियांग याओ का जवाब पसंद आता है। वो उसकी तारीफ करती हैं। फिर दादी चेंग नुआन से कहती है कि सगाई की तारीख वो खुद चुनेगी। उसकी जिंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी इसका डिसीजन भी वही करेगी।
चेंग नुआन उनकी बात ध्यान से सुनकर कहती है कि वो इसे याद रखेगी। सीन 37। इसके बाद जियांग याओ सिर्फ ये चाहता है कि चेंग नुआन को पता हो कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह गंभीर है। चेंग नुआन कहती है कि उसे ये बात अच्छी तरह मालूम है। इतनी जरूरी बातचीत के बाद भी वो जियांग याओ को अगले दिन की सैंपल मीटिंग याद दिलाती है। वो कहती है कि उसे देर नहीं करनी चाहिए। जियांग याओ मजाक में पूछता है कि क्या उसकी मंगेतर हमेशा इतनी सख्त रहेगी। चेंग नुआन जवाब देती है कि बिजनेस पार्टनर के रूप में वो उससे भी ज्यादा सख्त है। जियांग याओ उसे पार्टनर कहकर शुभ रात्रि कहता है। चेंग नुआन भी उसे अपने मंगेतर के रूप में शुभ रात्रि कहती है। सीन 38। यूशिया आखिर में चेंग नुआन का नाम लेकर उससे कहता है कि वो उसके खुश रहने की कामना करता है। सीन 39। चेंग नुआन कहती है कि वो यूशिया से नफरत नहीं करती, क्योंकि किसी से नफरत करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। वो अपनी ऊर्जा उस इंसान से प्यार करने में लगाना चाहती है जो आज उसके सामने मौजूद है। इसके साथ ही वो अपनी जिंदगी का हर दिन अच्छी तरह जीना चाहती है। और इसके साथ ही ये ड्रामा यही एंड होता है।